हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं विशालाक्षी। स्पर्श भाग 2 10th क्लास पद्य भाग में आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में जाने का किसका मन नहीं करता है। वहाँ का वातावरण कुछ अलग ही होता है, प्रकृति बहुत ही निराली होती है। लेकिन जिनको जाने का मौका नहीं मिला और आज के परिस्थितियों में जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो हम सुमित्रा नंदन पंत की इस कविता को अगर घर बैठे पढ़ें तो भी हमें लगेगा जैसे कि हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमारे सामने जो है वो चित्र सारे घूम रहे हैं, पर्वत प्रदेश में ही हम घूम रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। इतना अच्छा प्रकृति के ऊपर सुमित्रा नंदन पंत जो हैं कविताएं जो लिखते थे, तो ऐसा लगता है बिल्कुल सजीव चित्रण करते थे। आज उन्हीं की कविता पर्वत प्रदेश में पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु। जब वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश किस तरह दिखाई देता है और किस तरह वहाँ पर वातावरण होता है, इसको हम जानेंगे। कविता में जाने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई आपके पास डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए अब कविता पढ़ते हैं, उसके अर्थ को जानते हैं और पर्वत प्रदेश को घूम कर आते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखला कार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु के समय पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, प्रकृति जो है अपने रूप को, वेश यानी अपने रूप को हर क्षण हर पल जो है परिवर्तित करता रहता है या परिवर्तित होता रहता है। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार मेखला के आकार जैसा। मेखला मीन्स करधनी, जो कि स्त्रियां पहनती हैं अपने कमर में, उसको कहते हैं करघनी। तो उस आकार में बहुत सारे पर्वत हैं, पर्वत अपार, बहुत सारे पर्वत अपने सहस्र यानी हजारों, दृग यानी आँख, सुमन फूल को फाड़कर, यानी अपने हजारों, मतलब पर्वत प्रदेश में जितने भी फूल हैं उन सबों को यहाँ पर कवि ने आँखें कही हैं, पर्वत की आँखों से उनकी तुलना की है। तो कहा है कि अपने हजारों फूलों जे रूपी आँखों से अवलोक रहा है, देख रहा है बार बार। नीचे जल में निज महाकार, महाआकार अपने महान आकार को, बहुत बड़े आकार को, नीचे जो पर्वत के नीचे जो ताल रहता है, पानी का जो ताल सरोवर जो हो जाता है, उसमें अपने आकार को वो देख रहा है। जिसके चरणों में, किसके चरणों में, पर्वत के नीचे, चरणों में, पैरों के नीचे पला ताल, ताल यानी तालाब या सरोवर, ताल बहुत बड़ा ताल। जिसके चरणों में पला ताल, किसके चरणों में, इन पर्वतों के चरणों में, यानी नीचे जो पानी इकट्ठा, बरसात का पानी जो इकट्ठा होता है वो एक बहुत बड़ा तालाब का रूप ले लेता है। उसी तालाब में, उसी जल में अपने महा आकार को वो देखता है। दर्पण सा फैला है विशाल। क्या दर्पण सा फैला, दर्पण यानी आईना, बिल्कुल साफ पानी। ये जो पानी है बिल्कुल साफ है,
आईने की तरह उसे अपने आकार को वो देख पा रहा है। तो जो विशाल ताल वहाँ पर हैं उस पर अपने चेहरे को या अपने आकार को वो देख रहा है। यहाँ पर सहस्रदृग सुमन फाड़, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। गिरि का गौरव गा गा कर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नभ, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरि का गौरव, ये जो बरसात का पानी बरस रहा है, पानी जब वर्षा ऋतु में हो रही है तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि ये पर्वत का गौरव गान कर रहा है, गुणगान कर रहा है। किस तरह से झरझर झरझर जब बहता पानी बरसता है तो वो झरझर का गाते हुए पर्वत का गुणगान कर रहा है। मद में नस नस, मस्ती में है और नस नस उत्तेजित, पुलकित होता जा रहा है। यानी पर्वत प्रदेश पूरा जो है नस नस यानी कण कण में उत्तेजित होते जा रहे हैं, आनंदित होते जा रहे हैं। और वर्षा ऋतु जो है, वर्षा की बूंदें जो हैं मोती सी लड़ियाँ, मोती की माला की तरह वो सुंदर 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 से वो जब झर रहे हैं तो नीचे निर्झर, यहाँ पर झाग भरे, फैन जो जाता है ना बहुत सारा सफ़ेद सा जो है, यहाँ फैन जैसे हम कभी भी देखिए एक बाल्टी में अगर कोई साबुन डालकर अगर ऐसे करते हैं जो झाग निकलता है, वैसे ही सफ़ेद झाग जो वहाँ पर निकल रहे हैं वो उसी का यहाँ पर वर्णन किया है। पूरे जो है निर्झर जो है भर जा रहे हैं। गिरवर के उर से यानी पर्वत के हृदय से, यानी पर्वत के बीच से उठ उठ कर उच्च और आकांक्षा, तो यह बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं, बहुत बड़ी इच्छाओं के साथ तरवर पेड़ उग रहे हैं। पर्वत में बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ पर्वत के बीच में से निकलते हैं, तो वही वहाँ पर यहाँ पर कवि ने इसका वर्णन किया है कि गिरिवर के उर से, हृदय से यानी बीच में से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं की तरह, बहुत बड़ी कामनाओं की तरह आकाश की तरफ जो हैं ये पेड़ बढ़ रहे हैं झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव नभ में यानी शांत आकाश में, शांत आकाश में वो झांक देख रहे हैं। अनिमेष, अनिमेष यानी एकटक, बिना पलक झपकाए, अटल, कहीं भी यहाँ इधर उधर नहीं है, कुछ चिंता पर यानी कुछ दुखी के साथ। यानी बरसात होता है तो कभी कभी ये पत्ते जो हैं थोड़े से झुक से जाते हैं, तो यहाँ पर कवि ने इस तरह कहा कि चिंता पर वो इस तरह वहाँ का वातावरण बदल जाता है। जब इस कविता का प्रसंग या और भावार्थ लिखने के लिए कहा जाता है तो हम इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 पर्वत प्रदेश में पावस से ली गई हैं। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसमें प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया गया है। भावार्थ, कवि कहते हैं कि पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु के समय प्रकृति हर पल बदलती रहती है। कभी जोर से वर्षा तो कभी धुंध छा जाता है, कभी धूप तो कभी बादल छा जाने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। आगे कवि कहते हैं कि करघनी के आकार की कई पर्वतमालाएं हैं और इन पर्वतों पर हजारों फूल रूपी आँखें से बार बार जल में अपने विशाल काय को देख रहा है। उस जल में जो पर्वत के नीचे आईने की तरह बिल्कुल साफ बड़ा ताल का रूप ले लिया है, उसमें पर्वत की छवि दिखाई दे रही है। कवि ने
प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल, उड़ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी ने जैसे कहा कि हर पल जो है यहाँ पर प्रकृति का रूप बदलता रहता है, तो यहाँ पर ये इन्होंने कहा कि उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर यानी पर्वत। तो ये पर्वत जो है अचानक कहीं गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? अपार बहुत सारे बादल जो हैं, पारद की तरह, मर्क्यूरी की तरह जो उसके पंख होते हैं, यानी बादल, सफ़ेद बादल जो हैं अपार, वो सारे जो हैं फड़क जाते हैं, पूरा चारों ओर फैल जाता है। जब बादल फैल जाते हैं तो हमें वो पर्वत वगैरह दिखाई नहीं देते। रवशेष रह गए हैं निर्झर, निर्झर जो झरना जो है उसमें सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, झरझर झरझर करने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, झरना कहीं दिखाई नहीं देता है टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा लगता है मानो जैसे कि भूमि पर आकाश जो है गिर गया है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब गायब हो चुके हैं। धस गए धरा में सभय शाल, सब है भय के साथ, डर के साथ, शाल वृक्ष, शाल वृक्ष है तो वो दिखाई नहीं देते, तो लगता है कि धरा में पृथ्वी के अंदर जो है वो धस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, धुआं उड़ने की तरफ, वो जो बादल जो हैं चारों तरफ जब फैलने लगते हैं तो लगता है कि जैसे धुआं उड़ रहा है और तालाब भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, उसका सारा जल जो है गायब हो चुका है। यूँ जलद यान, जलद यान यानी जलद यानी बादल, बादल रूपी यान, जो बादल ऐसे चलता ही रहता है ना, तो विचर विचर कर, चलते चलते जो है इंद्र जो है खेलता इंद्रजाल, इंद्रजाल का मतलब हुआ मैजिक, तो मैजिक करना, ठीक है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जलद यान में, बादल रूपी यान में जो विचर करते हुए लगता है इंद्र जो हैं कुछ जादू कर रहे हैं, इंद्रजाल जादू कर रहे हैं जिससे कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर अचानक बादल गायब हो जाते हैं और सब कुछ हमें दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार पर्वत प्रदेश में जब वर्षा होती है तो वहाँ किस तरह से दिखाई देता है, इसका वर्णन, बहुत ही अच्छा वर्णन इन्होंने किया है। इसी प्रकार सेकंड स्टैंजा, गिरी का गौरव गा गा कर झरझर में हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 पर्वत प्रदेश में पावस कविता से ली गई है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कवि कहते हैं कि बरसात का पानी झरझर की ध्वनि करते हुए गिरता है, मानो पर्वत की महिमा का गुणगान कर रहा हो। पर्वत के हर भाग से जल मस्ती के साथ नीचे झरने की तरह गिरता है। वह ऐसा दिखता है कि मानो मोती की लड़ियाँ झड़ रही हों। पर्वत के बीच से बड़े बड़े पेड़ उठ उठकर आकाश की ओर बढ़ रहे हैं, शांत आकाश में अटल एकटक देख रहे हों। कवि कहते हैं कि अचानक सफ़ेद पारे की तरह बादल के छा जाने से पर्वत कहीं दिखाई नहीं देते और उस शांत वातावरण में सिर्फ झरते हुए पानी की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वर्षा के समय पर्वत प्रदेश इतना डरावना हो जाता है कि लगता है कि आकाश मानो भूमि पर गिर पड़ा हो। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। भय से शाल के वृक्ष दिखाई नहीं देते, धुएं की तरह बादल इधर उधर घूमते हैं, तालाब का जल दिखाई नहीं देता, लगता मानो इंद्रदेव ने कोई जादू कर सबको गायब कर दिया है। अलंकारों से भरपूर प्रकृति सौंदर्य का सजीव वर्णन किया गया है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।